हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डिजिटल जिंदगी के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम मध्य प्रदेश पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं इस समय। आज की इस वीडियो सीरीज में हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज से रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टोटल हम यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ओवरऑल जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पंचायती राज समितियों का उनके गठन वर्ष से मिलान करिए। समिति है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी, PK थुंगन। अब इससे रिलेटेड कौन सी समिति किस ईयर में बनी थी, ये इसके ऑप्शंस हैं। अब हम आंसर्स देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है, आंसर ए। ठीक है, सॉल्यूशन में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बलवंत राय मेहता समिति जो है वो 1956 में बनी थी, एवं इसका जो है बनाने का मेन जो रीजन था, जिसमें इन्होंने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी एवं इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। थर्ड जो था वो था LM सिंघवी समिति, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, और इस समिति ने ग्राम सभा को पुनर्जीवित करने एवं नियमित चुनाव की सिफारिश की थी। ठीक है, जो फोर्थ है वो है PK थुंगन समिति, जिसकी स्थापना 1988 में जिस समिति को गठित किया गया था, एवं पंचायत समितियों में कमियों की बात कही थी इस समिति ने। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम विधेयक को किस तारीख को गजट में प्रकाशित किया गया था? 30 दिसंबर 1993, 24 जनवरी 1994, 29 जनवरी 1993 या फिर 25 जनवरी 1994। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, 24 जनवरी 1994। ठीक है, पंचायत इससे रिलेटेड हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था में एक रूपता लाने के लिए 1962 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश पंचायत राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त व कारगर बनाने की दृष्टि से समय समय पर आवश्यक संशोधन कर 1981 में 1990 तथा 1990 में नए पंचायत अधिनियम बनाए गए थे। ठीक है, भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज अधिनियम जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम विधेयक को मध्य प्रदेश की विधानसभा में 29 दिसंबर 1993 को प्रस्तुत किया गया था, तथा विधानसभा द्वारा 23 दिसंबर 1993 को इसको पारित किया गया था। ठीक है, इस विधेयक को 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, एवं 25 जनवरी 1994 को गजट प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ये इससे रिलेटेड पूरा सॉल्यूशन था। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन है, यह फसल खराब के विरुद्ध एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करता है, जो किसानों की आय को स्थिर करने में मदद करता है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2010 में की गई थी। थर्ड है, इसके तहत किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5% जो है निर्धारित की गई है। फोर्थ है, यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत शामिल की गई है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर ए। ओके, इससे रिलेटेड सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 13 जनवरी 2016 को की गई थी, और इसे अप्रैल 2016 में लागू किया गया था। ठीक है, यह फसल के नष्ट होने की दशा में किसानों को व्यापक बीमा कवर भी जो है प्रदान करती है, तथा किसानों की आय को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। इसके तहत सभी खाद्यान्न, तिलहन, वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों को शामिल किया गया है।
इसी के तहत किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5% निर्धारित की गई है। इसके अलावा वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों पर जो प्रीमियम है, सॉरी, वो 5% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन आर, योजना की शुरुआत 26 दिसंबर 2020 को हुई थी। सेकेंड ऑप्शन है, योजना के अंतर्गत किसानों को राज्य सरकार की ओर से सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे। योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता राशि प्रदान करना है। इस योजना के लाभार्थी मध्य प्रदेश राज्य में रहने वाले मूल किसान हैं, मूल निवासी किसान हैं। सो करेक्ट ऑप्शन आर ऑप्शन ए, यानी कि योजना की शुरुआत जो है 26 दिसंबर 2020 को हुई थी। योर सॉल्यूशन आर, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब करी गई थी? 26 दिसंबर 2020 को। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ जोड़ा गया है। किसानों को केंद्र सरकार व राज्य सरकार की जारी इन दोनों योजनाओं की कुल 10,000 रुपए धनराशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है, जिससे कि किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की आर्थिक मदद के रूप में सरकार की ओर से 6,000 रुपए की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रदान की जाती है। इसी के साथ साथ अब इन किसानों को राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ भी दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों को राज्य सरकार की ओर से 4,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना की शुरुआत पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा कब की गई थी? हाल ही में इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के कितने जिलों का चयन जो है किया गया है? सो इस योजना की जो शुरुआत है वो करी गई थी 24 अप्रैल 2020, या फिर 3 मई 2019, या फिर 24 फरवरी 2018, या फिर 5 सितंबर 2010। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर ए, 24 अप्रैल 2020। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को की गई थी एवं इसका उद्देश्य ग्रामीण किसानों की जमीनों की ऑनलाइन देखरेख मुहैया कराना, जमीनों की मैपिंग और उनके सही मालिकों को उनका हक दिलाना, जमीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, ग्रामीणों के हक में इस योजना के तहत काम किया जाएगा। ठीक है, इस योजना के पायलट चरण को महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब व राजस्थान के चुनिंदा गांवों में 2020-21 के दौरान लागू किया गया था। ठीक है, भारत की प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरुआत भी जो है वो की थी। ध्यान दीजिएगा, इस योजना का संचालन पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों के पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन है 2016, 2017, 2018 या फिर 2019। आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर सी, 2018। ठीक है, एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको इससे रिलेटेड चीजें। सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का आरंभ वर्ष 2018 में किया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 2,28,000 लाभार्थियों के अकाउंट में 1907 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है। इस योजना के तहत राज्य के जिन श्रमिकों की मृत्यु किसी दुर्घटना के
तहत हो जाती है तो उनके परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी। और जिन श्रमिकों की सामान्य मृत्यु होती है या स्थायी अपंगता आती है उनके परिवार को 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी, तथा जिनको आंशिक स्थायी अपंगता आती है उन्हें 1 लाख रुपए की जो है सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी। ये इस योजना का जो है उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सिंचाई के विकास के लिए 1923 में सबसे पहली नहर बालाघाट जिले में बनाई गई थी। इस नहर का नाम क्या था? बेनगंगा नहर, चंबल नहर, तवा नहर या फिर हलाली नहर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर ए, बेनगंगा नहर। ठीक है। क्या हुआ था? मध्य प्रदेश में सिंचाई के विकास के लिए 1923 में सबसे पहली नहर बेनगंगा नहर बालाघाट जिले में बनाई गई थी। ठीक है। सिवनी जिले में वैनगंगा नदी का उद्गम स्थल जो है सिवनी की नागपुर रोड से 18 किलोमीटर की दूरी पर बसे गोपालगंज से लगभग 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में ग्राम मुंडारा में होता है। मुंडारा गांव में स्थित राजोल ताल से वेनगंगा नदी एक कुंड से निकलती है एवं मुख्य मार्ग पार करते हुए मुंगवानी, दिढोरी, छपरा, मझगवां, केवलारी से होते हुए बालाघाट जिले में प्रवेश करती है। यह नदी सिवनी की अर्ध परिक्रमा करती हुई बालाघाट, भंडारा तथा चांदा जिले से बहती हुई वर्धा नदी में मिलती है। यहाँ इसे प्राणहिता के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कि बेनगंगा नदी को प्राणहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इस नदी से बालाघाट में बेनगंगा नहर निकाली गई है जिसकी लंबाई 45 किलोमीटर है तथा इनकी दो अन्य 35 किलोमीटर की शाखाएं निर्मित की गई हैं। इस नहर के द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट और महाराष्ट्र के भंडारा जिले का क्षेत्र भी जो है वो सिंचित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को मध्य प्रदेश के किस जिले से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था? भोपाल, उज्जैन, विदिशा या फिर रतलाम। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर ए, भोपाल से। ठीक है। सॉल्यूशन में समझते हैं। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के करौंग मंडी में 14 फरवरी 2016 से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। इसके द्वितीय चरण में 19 मंडी समितियों को 2016 में लागू किया गया था तथा 31 मार्च 2017 तक तृतीय चरण में 30 और मंडी समितियों में लागू किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या फिर इंदौर। तो यह स्थित है जबलपुर में। ठीक है। क्या होता है? राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर की स्थापना 1964 में आदिवासी और सामुदायिक विकास में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के मामले में एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बनने के उद्देश्य से देश के प्रमुख प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक रूप में की गई थी। ठीक है। महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर संस्थान का नाम बदलकर महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कर दिया गया था। संस्थान को केंद्र सरकार द्वारा 1 जून 1996 में स्वायत्त घोषित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति, MS स्वामीनाथन समिति, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति या फिर PV सिंघल समिति। आंसर सी, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने जो है पंचायतों की पुनर्गठन की सिफारिश की थी। इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
जून 1986 में डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन की मूल इकाई के रूप में माना। समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। समिति ने माना कि स्थानीय स्वशासन को संविधान में एक नया अध्याय जोड़कर संवैधानिक रूप से मान्यता, सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। लक्ष्मीमल सिंघवी प्रख्यात न्यायविद, संविधान विशेषज्ञ, कवि, भाषाविद एवं लेखक थे। ठीक है। इन्हें 1997 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था तथा 1999 में वे राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए थे। ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2000 में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शामिल है? मिड डे मील योजना, समेकित बाल विकास योजना, या फिर किशोरी शक्ति योजना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। क्या हुआ था? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ वर्ष 2000 में किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा करना। केंद्र सरकार में इससे संबंध मंत्रालय इसके संबंध में दिशा निर्देश तय करेगा तथा क्रियान्वयन का नियमन भी करेगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं: मिड डे मील योजना, समेकित बाल विकास योजना, किशोरी शक्ति योजना। ठीक है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आंसर डी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना मध्य प्रदेश में वर्षा के अप्रवाहित जल को सिंचाई हेतु रोकने के लिए शुरू की गई है? बलराम ताल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री ग्राम नल जल योजना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए, बलराम योजना। ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 2007 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बलराम ताल योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में वर्षा के अप्रवाहित जल को सिंचाई हेतु रोकना था। योजना के तहत लाभार्थी सामान्य किसान, छोटे और सीमांत किसान, SC ST किसान हैं। हाल ही में इस योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल किया गया है। राज्य में बलराम ताल योजना का संचालन कृषि के समग्र विकास के लिए सतही एवं भूमिगत जल की उपलब्धता को समृद्ध करने की आवश्यकता हेतु किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बीमारू राज्य की अवधारणा की गई थी? अमिताभ कांत, आशीष बोस, SK धर, या फिर राजीव दीक्षित? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी, आशीष बोस ने। कैसे, क्या, वो मैं आपको चलिए आगे बताती हूँ। बीमारू राज्य की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम 1980 के दशक में मध्य में आशीष बोस के द्वारा किया गया था। बीमारू शब्द वस्तुतः हिंदी शब्द बीमार से संबंधित है। बीमारू राज्य की अवधारणा विशेष रूप से बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए दी गई थी। आशीष बोस द्वारा बीमारू राज्य की अवधारणा के संबंध में एक आर्थिक विश्लेषण रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों को बीमारू राज्य जैसे अपमानित शब्द की संज्ञा दी गई थी। ठीक है। If you want guys, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार मध्य प्रदेश के पोषण के मामले में 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं वो अविकसित हैं? 42%, 37%, 39% या फिर 45%? करेक्ट आंसर होगा आंसर सी, 39%। कैसे और क्या, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार देश में 5 साल से कम उम्र के 35.7
फीसदी बच्चे कम वजन के हैं, 38.4% बच्चे अविकसित है, इसलिए उसको कंप्लीट राउंड फिगर में 39% बोला गया है, और 21% बच्चे जो हैं वो क्या है, कमजोर हैं। मध्य प्रदेश राज्य में 5 साल से कम उम्र के 42.8% बच्चे जो हैं कम वजन के हैं, एवं 42% जो है वो अविकसित हैं, एवं 25.8% बच्चे जो हैं वो कमजोर हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का अनुपात है 30.25, 31% 32% 78 एवं 30.98%। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा आंसर ए 30.25%। ओके, एक्सप्लेनेशन में आपको पूरी डिटेल्स में बताती हूँ। मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का अनुपात 31.65% है, जो कि राष्ट्रीय स्तर 21.92 से बहुत अधिक है। बेरोजगारी मध्य प्रदेश में मौसमी, प्रश्न, घर्षणात्मक, शिक्षित, संरचनात्मक सभी स्तर पर बेरोजगारी पाई जाती है। देश में उत्तर प्रदेश, बिहार को छोड़कर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लोग जो हैं गरीबी रेखा के नीचे मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, जिनकी संख्या 2,34,00,000 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने वित्तीय साक्षरता केंद्र हैं? 49, 50, 51 या फिर 52? करेक्ट आंसर होगा आंसर सी 51। कैसे और क्या, ये आपकी स्क्रीन पर है। वित्तीय साक्षरता केंद्र बिल्डिंग ब्लॉक्स या बुनियादी इकाइयां हैं जो जमीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता गतिविधियों की शुरुआत करते हैं। वित्तीय साक्षरता केंद्र वित्तीय ज्ञान और ठोस वित्तीय कार्यवाही और निर्णय लेने के लिए इसका उपयोग करने की क्षमता प्रदान करते हैं, ताकि लोगों को बैंकिंग उत्पादों और इसकी सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय निरक्षरता के उन्मूलन के लिए असाधारण प्रयास कर रहा है, और इस दिशा में परियोजना वित्तीय साक्षरता नामक एक परियोजना भी जो है वो लागू की गई है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 51 वित्तीय साक्षरता केंद्र हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भूमि सुधार के लिए मध्य प्रांत, आगरा एवं पंजाब के क्षेत्रों में एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसे महालवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, टॉमस मुनरो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या फिर लॉर्ड कैनिंग ने? सो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर ए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। कैसे और क्या, चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा मध्य प्रांत, आगरा, पंजाब के क्षेत्रों में एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई, जिसे महालवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया गया। इसके तहत भूमि का कुल 30% सम्मिलित था। महालवाड़ी व्यवस्था की अवधारणा सर्वप्रथम होल्ड मैकेंजी ने 1819 में जो है रखा था। 1822 के रेगुलेशन के अनुसार कुल भूभाग का 95% निश्चित किया गया था तथा इसे वसूलने की अत्यधिक कठोरता बनाई गई थी। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 30% भाग शामिल था। इस व्यवस्था में भारत में लगान की दर कुल उपज का 80% निश्चित की गई थी। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत गांव के प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गांव के उपज के आधार पर किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में मध्य प्रदेश भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष थे? ये उस टाइम का क्वेश्चन था, यानी कि आज से 5 साल पहले जब पटवारी का एग्जाम हुआ था, ये उस समय का क्वेश्चन था। ये आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग आया था। ठीक है, अशोक कुमार गुप्ता, गोपाल प्रसाद सिंघल, श्रीकांत पांडे या फिर IS दानी? तो इसको एक बार देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है श्रीकांत पांडे। ठीक है,
मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के द्वारा प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की शासकीय एवं निजी भूमियों के प्रबंधन से संबंधित बिंदुओं की समग्र समीक्षा कर राज्य शासन को अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए राज्य भूमि सुधार आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग का गठन कब किया गया था? 1948, 1952, 1956 या फिर 1961? करेक्ट आंसर होगा आंसर सी 1956। क्या हुआ था? मध्य प्रदेश में कृषि विकास के उद्देश्य से 1956 में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग का गठन किया गया। 1956 में इसकी स्थापना कृषि विभाग के नाम से की गई। इसके प्रमुख उद्देश्य कृषि फसलों के उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि, भूमि एवं जल प्रबंधन, लघु सिंचाई कार्यक्रमों का विस्तार एवं नवीन कृषि तकनीक विकास आदि शामिल हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में हरित क्रांति के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राज्य में हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं, चावल, तिलहन और दलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई। राज्य में हरित क्रांति के फलस्वरूप अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया गया। हरित क्रांति के तहत प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जैविक खेती के प्रयोग में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई। आंसर डी, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जैविक खेती के प्रयोग में तेजी से वृद्धि की गई थी। ठीक है। मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश की अपेक्षा कम पड़ा, परंतु खाद्यान्नों, व्यापारिक फसलों व तिलहनों का उत्पादन काफी बढ़ गया। राज्य के सभी भागों में हरित क्रांति का प्रभाव एक समान नहीं रहा। इसके क्षेत्र विशेष के हिसाब से विषमताएं भी देखी गई। मध्य प्रदेश में हरित क्रांति के प्रभाव जो है वो निम्नलिखित है। राज्य में हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं, चावल, तिलहन, दलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई। अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया गया। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का प्रमुख कारण विभिन्न फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि होना है एवं इसके परिणाम स्वरूप रासायनिक खाद के प्रयोग में तीव्र वृद्धि की दर्ज की गई एवं राज्य में सिंचित क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई। ठीक है। तो ये जो है मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का प्रभाव था। तो अगर आप लोग चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, आपने एंड तक इस वीडियो को देखा, दिल से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी आगे वीडियोस मैं बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंच जाएंगे। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।